देखिए मानक, मैं इसलिए जो है वो गंभीर नहीं हूं कि युद्ध हो रहा है, बल्कि इसलिए गंभीर हूं क्योंकि मैंने ईद के मौके पे जबरदस्त खाना खा लिया, एकदम यहां तक आ गया है। आवाज भी नहीं निकल रही है मुंह से। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। तो आशुतोष को सेकुलर दिखने के लिए आज ईद पे इतना खा लिए जैसे रोज भूखाए घूमते हैं और पेट खाली करके घूमते हैं। क्या यूजीसी की जो गाइडलाइंस आई थी उसकी वजह से अपर कास्ट नाराज होगा? जैसे मुसलमान समाज के अपना अपना एक वोटर प्रेफरेंसेस होते हैं, वैसे हिंदुस्तान के अपर कास्ट का एक वोटर प्रेफरेंस है, ओबीसी का एक वोटर प्रेफरेंस है। तो जैसे मुसलमान कुछ बच के भाजपा को वोट दे देता है, वैसे कुछ बनिया है जो आशुतोष जी जैसे जो भाजपा के साथ नहीं खड़े होते। बात तो सही है। हम मुसलमान वोटबंदी करता है इस पर चर्चा करते हैं, अपर कास्ट वोटबंदी करता है इस पर चर्चा नहीं करते। क्यों नहीं करते? कितना भी बड़ा विद्वान पत्रकार हो, वो मुसलमान बोलता है और हिंदू जाति में बोलता है, कभी वो मुसलमानों में जाति में नहीं बोलता। मैंने आज तक टीवी डिबेट में नहीं देखा। जैसे ही आता है वो कहता है मुसलमान, फिर कहता है ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, और फिर आप कहते हैं आप लोग दूसरी डिबेट लेकर आएंगे कि मुसलमान को पिछड़े में क्यों नहीं शामिल कर रहे हो। भाई वहां भी तो पिछड़े लोग हैं, कितने गरीब लोग हैं। और ये स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों आज का एक और डिबेट वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज की डिबेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और दूसरी तरफ कांग्रेस के समर्थक आशुतोष। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले कुछ समय में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, बस उसी को लेकर आज का ये डिबेट चलने वाला है। इसमें आशुतोष बार बार बीजेपी को मुस्लिम विरोधी पार्टी और दलित विरोधी पार्टी बताया जा रहा था। फिर हर्षवर्धन त्रिपाठी ने काफी तर्क और अच्छे वितर्क के साथ आशुतोष को बेइज्जत किया है और आशुतोष को बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, जिसे आप लोगों को देखने और सुनने के बाद आनंद आ जाएगा। तो आज के इस डिबेट में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा, पूरे डिबेट को ध्यान से सुनिएगा, तभी आप सभी को पूरी डिबेट समझ में आएगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आशुतोष, ये युद्ध के बीच चुनाव हो रहा है, युद्ध का असर पड़ेगा क्या? क्योंकि महंगाई भी हो रही है, सब जगह माहौल युद्ध का ही चल रहा है, चर्चा चुनाव की कम है। लगता है आपको बंगाल चुनाव में, असम में, बाकी राज्यों में ये मुद्दा एक हो सकता है युद्ध का या इसके असर का? देखिए मानक, मैं इसलिए जो है वो गंभीर नहीं हूं कि युद्ध हो रहा है, बल्कि इसलिए गंभीर हूं क्योंकि मैंने ईद के मौके पे जबरदस्त खाना खा लिया, एकदम यहां तक आ गया है। आवाज भी नहीं निकल रही है मुंह से। देखिए, युद्ध कहीं भी हो, युद्ध तो हमेशा विनाशकारी होता है, युद्ध का कोई हल कभी नहीं होता, युद्ध कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। लेकिन जाहिर सी बात है, चूंकि युद्ध हो रहा है तो उसका हमारे जो 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव है वहां उसका असर होगा और उस पर राजनीति भी होगी और उसको एक तरीके से नैरेटिव भी कसने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, लेकिन इसका कोई खास असर पड़ेगा मुझे ऐसा लगता नहीं है। और मुझे, क्योंकि युद्ध ईरान में हो रहा है और उसका बंगाल के चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा, असम के चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा, मुझे लगता नहीं। वहां के चुनाव जो वहां के लोकल मुद्दे होंगे उनके ऊपर होगा। मैं आशुतोष, आप सही, ठीक है, मैं कुछ हद तक आपसे सहमत भी हूं, लेकिन क्या आपको लगता है कि खामनेई की हत्या के बाद यहां जो मुस्लिम समुदाय में एक नाराजगी थी, फिर हिंदुस्तान की सरकार का शुरू में जो इजराइल की तरफ थोड़ा सा झुकना था, लगता है आपको कि मुस्लिम समुदाय में कुछ ये एक फैक्टर हो सकता है या विपक्षी दल इसका फायदा उठा सकते हैं? नहीं, उसका एक काउंटर सवाल ये हो सकता है, क्या यूजीसी की जो गाइडलाइंस आई थी उसकी वजह से अपर कास्ट नाराज होगा? देखिए, ये बहुत सिंपलिस्टिक मुद्दे होते हैं और उस वक्त तक के मुद्दे होते हैं। ईरान में युद्ध हो रहा है तो यहां का मुसलमान उससे क्यों जुड़ेगा या क्यों जुड़ना चाहेगा? ठीक है, उसकी अपनी एक नाराजगी है, शिया समुदाय का एक लगाव है ईरान के साथ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो देशभक्त नहीं है। नहीं, एक सेकंड, मेरा भाई ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं था कि वो देशभक्त नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं, सड़कों पर उतरे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्या मुस्लिम समुदाय में ये फैक्टर हो सकता है क्या कि बीजेपी को वोट नहीं देना? वो तो वैसे भी नहीं देता है बीजेपी को, तो क्या कोई मुद्दा लामबंद हो सकता है क्या मुस्लिम समुदाय? किसी तरीके का कोई मुद्दा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका जो रवैया है, वो ईरान युद्ध ना भी होता तो भी वैसा ही होता, ईरान युद्ध है तो भी उसका वैसे ही होगा, उसमें कोई फर्क आने वाला नहीं है। ओके, भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस बात को छुपाया भी नहीं है कि उनको मुस्लिम वोटरों की जरूरत नहीं है। एक नहीं, कई नहीं, सैकड़ों ऐसे बयान है और ये बहुत ही अपैरेंट है। ओके, तो इसलिए
हिंदुस्तान का मुसलमान इस आधार पे तय नहीं करेगा कि भाई, मेरा तो साफ तौर पर कहना है कि हिंदुस्तान का चुनाव मुसलमान तय नहीं करता, हिंदुस्तान का चुनाव हिंदू तय करता है, चाहे वो असम हो चाहे बंगाल हो। अगर हिंदू अगर वोट नहीं देगा तो कौन सी सेकुलर पार्टी चुनाव जीत जाएगी? क्या मुसलमान होने के आधार पर चीज, क्या ममता बनर्जी का 30% नोट लेकर आए तो क्या बंगाल में जीत सकती है वो? नहीं जीत सकती वो, उनको हिंदू वोट चाहिए। तो हिंदुस्तान का चुनाव हिंदू तय करता है, हिंदुस्तान का चुनाव मुसलमान नहीं तय करता। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो लंबे समय तक बनाया गया है और जिस पर पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की गई है। जैसे मुसलमान समाज के अपना एक वोटर प्रेफरेंसेस होते हैं, वैसे हिंदुस्तान के अपर कास्ट का एक वोटर प्रेफरेंस है, ओबीसी का एक वोटर प्रेफरेंस है, दलित का अपना वोटर प्रेफरेंस होता है। सब एक जैसा तो है नहीं। अब कहां रह गया आशुतोष प्रेफरेंस? आप कहां ओबीसी का कोई प्रेफरेंस रह गया है? ओबीसी बीजेपी को भी देता है, रीजनल पार्टीज को भी देता है, कुछ कांग्रेस को भी देता है, उसी तरह एससी एसटी खूब देता है बीजेपी को जम के वोट। अब कहां प्रेफरेंस रह गया भाई? आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए ना, फिर आपको बताते हैं कौन किसको वोट दे रहा। मैं अभी आपको आंकड़े दिखा देता हूं, 2022, 2024, 19, 14, 17 सारे निकाल लीजिए। अगर लोकसभा के चुनाव में बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी की सीटें आई तो ओबीसी वोटर ने दिया ना उनको वोट। भाई बीजेपी को तो अपर कास्ट भर भर के वोट देता, 80% ज्यादा वोट देता है। हम इस पे चर्चा ही नहीं करते। हम मुसलमान वोटबंदी करता है इस पे चर्चा करते हैं, अपर कास्ट वोटबंदी करता है इस पे चर्चा नहीं करते। क्यों नहीं करते? दो समाज के बहुत क्लियर प्रेफरेंसेस हैं। दो, मुस्लिम समाज जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता, और अपर कास्ट जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। करेक्ट। उत्तर प्रदेश में सीएसडीएस का डेटा यह कहता है कि 88% ब्राह्मण बीजेपी को वोट करते हैं, 84% जो ठाकुर छत्री जो है वो बीजेपी को वोट करते हैं, और जो आपका बनिया समाज है, वैश्य समाज है, वो 82% वोट करता है हमसे। और मुसलमान समाज ने उत्तर प्रदेश के अंदर सीएसडीएस सर्वे के हिसाब से सिर्फ 70 या 72% तो इंडिया गठबंधन को वोट किया था। तो मुस्लिम समाज से ज्यादा कट्टर तरीके से वोटिंग जो होती है वो अपर कास्ट कर रहा है बीजेपी के लिए। हम उसकी चर्चा क्यों नहीं करते भाई? नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर अपर कास्ट 19% है, 19 से 20% के आसपास है। तो हम सिर्फ मुसलमानों को लेकर क्यों चर्चा करते हैं बार बार? अपर कास्ट के बारे में भी चर्चा करें ना कि अपर कास्ट कैसे वोट कर रहा है, उसका वोटिंग, वो क्यों बीजेपी को वोट करता है बार बार? क्या बोला तूने? क्यों उसके बीजेपी को वोट करने के पीछे कारण क्या है? ये भी तो चर्चा का विषय। आप ही बता दीजिए ना क्या कारण है। आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपको पता है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो मुसलमानों के खिलाफ पॉलिटिक्स है। चल झूठा। अब इस पर आपत्ति हो सकती है लोगों को, लेकिन मैं तो साफ तौर पर कहता हूं, तो जो समाज बीजेपी को वोट करता है वो बीजेपी की पॉलिटिक्स को समझ के वोट करता है। सही बात यह है, उसमें कहीं बटपन तो लेकिन है ही नहीं किसी तरीके। अब क्या ये भी ओवर सिंपलिस्टिक एक असेसमेंट नहीं है आशुतोष कि जो भी आदमी बीजेपी को वोट कर रहा है वो बीजेपी की एंटी मुस्लिम पॉलिसीज को सपोर्ट करता है? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा वो बीजेपी के इस पॉलिटिक्स को समझते हुए वोट करता है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि वो बीजेपी के एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर वोट करता है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। लेकिन बीजेपी की पॉलिटिक्स ये है और समझते हुए हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलिए। पंडित जी इतने कट्टर क्यों हैं आप बताइए? ये अगला वर्ग जो है इतना कट्टर क्यों है कि सिर्फ बीजेपी को वोट? मानक नो एक मिनट। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का अपर कास्ट कट्टर है। आपने कट्टर शब्द का इस्तेमाल किया अभी मैं आपको कोट कर रहा हूं ना। मैंने ये कहा, मैं फिर सुन लीजिए, मैं फिर से कह देता हूं। मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, जो अपर कास्ट वोटर है, वो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स को समझकर वोट करता है। और वो बीजेपी के साथ कट्टरता का मैंने आपको कोट किया भाई, मैंने आपको मिसकोट नहीं किया। आपने कट्टर शब्द का इस्तेमाल किया। बात तो सही है। बोलिए पंडित जी। हर जी ने अपने तर्कों के बाण निकाल लिए। नहीं, कहां से शुरू करूं? सबसे पहले तो ये कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। तो आशुतोष को सेकुलर दिखने के लिए आज ईद पे इतना खा लिया जैसे रोज भूखाए घूमते हैं और पेट खाली करके घूमते हैं। बड़ा विचित्र है ये। मतलब ये सेकुलर फ्रॉड, सेकुलरिज्म ऐसा हावी है कि डिबेट में कह रहे हैं कि ईद पे इतना खा लिए कि बोला नहीं जा। खैर अच्छा है, ये वो चाहते हैं, उनकी वही छवि चाहते हैं, वो अच्छा है, आजकल ये चल रहा है। दूसरा ये है कि कितना सुंदर तरीके से उन्होंने बोला और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण इतना, ठाकुर इतना, बनिया इतना, सब उन्होंने बता दिया। तो जैसे मुसलमान कुछ बच के भाजपा को वोट दे देता है, वैसे कुछ बनिया है जो आशुतोष जी जैसे, जो भाजपा के साथ नहीं खड़े होते,
क्योंकि जाति की बात कर रहे हैं तो मैं कर रहा हूं, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारे वरिष्ठ हैं, जाति की बात करूं उनकी, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। लेकिन चूंकि उन्होंने ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया इनका नाम ले लेके कहा, अब भारतीय जनता पार्टी को देश में क्या पिछड़ों का मत नहीं मिलता है? भाजपा तो हिंदू बात करती है ना, लेकिन आशुतोष जी ने कितने सुंदर तरीके से कहा, और गलती से उनसे कट्टर वाला निकल गया, आपने पकड़ लिया तो उन्होंने कहा अरे मैसेज ना गलत चला जाए, तो अपनी छवि का ख्याल आ गया। राजनेताओं से अधिक अभी आशुतोष जी अपनी छवि का ख्याल, खैर पहले राजनेता रहे हैं तो मैं तो कहता हूं राजनीति जाती नहीं है, हमारी तो शुभकामनाएं भी आगे के लिए भी। लेकिन मूल बात क्या है, कितना भी बड़ा विद्वान पत्रकार हो, वो मुसलमान बोलता है और हिंदू जाति में बोलता है, कभी वो मुसलमानों में जाति में नहीं बोलता। मैंने आज तक टीवी डिबेट में नहीं देखा, जैसे ही आता है वो कहता है मुसलमान, फिर कहता है ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, अगड़ा, पिछड़ा, दलित। ये क्या है भाई? और आप सोचिए ना, आप लोग ये बोलते बोलते इतना आपने बता दिया कि जो दर्शक है, जो मतदाता है, जो अलग अलग समाज के लोग, वो सब समझ गए हैं अब ये वाला चलता नहीं है। और फिर आप कहते हैं आप लोग दूसरी डिबेट लेकर आएंगे कि मुसलमान को पिछड़े में क्यों नहीं शामिल कर रहे हो भाई? वहां भी तो पिछड़े लोग हैं, कितने गरीब लोग हैं, दोनों कैसे चलेगा भाई? और ये स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। गजब बेइज्जती है। जब वो डेटा की बात कह के डेटा छोड़ सबकी बात करता है। और तो फिर मैं आपसे डायरेक्ट पूछ लेता हूं, चुनाव, मैं आपसे डायरेक्ट पूछ लेता हूं फिर, क्या मुस्लिम ईरान वाले युद्ध को सोचकर समझकर हिंदुस्तान के 5 राज्यों के चुनाव में वोट करेगा? क्या प्रभावित होगा उससे? क्या नहीं, यहां मैं आशुतोष जी से सहमत हूं, वो पहले से ही वैसे ही वोट करता है। ईरान वरान युद्ध से उसको नहीं, वो तय करके बैठा हुआ है। अब उसके लिए कट्टर पता नहीं आशुतोष जी कहते हैं कि नहीं कहते हैं, लेकिन वो तय करके बैठा हुआ है, उसकी लाइन क्लियर है। और मुझे लगता है कि ये सबका लोकतंत्र में अधिकार है। लेकिन ये सवाल हम लोग बार बार पूछें कि अच्छा ये बताइए, चलो ठीक है, गाजा में बड़ी चिंता है, ईरान में बड़ी चिंता है, भारत में डेवलपमेंट को लेकर मुसलमान धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करता भाई? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल में फैक्ट्रियां बंद हो गई, वहां के लोगों को रोजगार खत्म हो गए। पहले हमारे उत्तर प्रदेश से ज्यादातर लोग बंबई और दिल्ली और दूसरी जगह जाने के बजाय कलकत्ता जाते थे। हर परिवार में 3 पीढ़ी पहले, 2 पीढ़ी पहले अगर कोई गया है काम करने तो कलकत्ता गया है। क्यों नहीं जाते भाई? अब फैक्ट्रियां बंद हो गई, आज तक उसकी चर्चा हमने विद्वानों को टीवी पर करते हुए देखा ही नहीं। कहीं न कहीं देश के मुसलमानों को लगता है कि हमारी पार्टी कांग्रेस से टूटे तो कोई ऐसा वर्ग पकड़ते हैं जो देश, मतलब उनको नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स मुसलमानों को नहीं चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट में, भारतीय जनता पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में अगर एक भी मुसलमान नहीं होगा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कहती मैं इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करता हूं, सबको साथ लेके चलता हूं, तो ये तो एक तरीके से झूठ हुआ ना। सच्चाई तो बिल्कुल अलग है। हिमंता बिश्वा शर्मा क्या असम के अंदर कर रहे पूरी दुनिया को मालूम है, और भारत और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उसको देख रहा है। क्योंकि बीजेपी ने जो सबसे गड़बड़ काम किया है कि भारत के पूरे लोकतंत्र को सिर्फ चुनावी लोकतंत्र में तब्दील कर दिया है। बस आप चुनाव जीत जाइए, उसके बाद आपके सारे गुनाह माफ। आशुतोष, सब पार्टियां करती हैं, सिर्फ बीजेपी थोड़े करती है। आशुतोष, सारी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए सारी हदें पार करती हैं। कौन सी ऐसी पार्टी है देश में जो बड़ी लोकतांत्रिक है और चुनाव जीतने के लिए कोई सीमा नहीं लांघती है? बताइए मुझे। बीजेपी का सारा तर्क यही है कि अरे भाई तुम तो इतने बार से हार रहे हो, तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। मैंने 2014 के पहले यह तर्क पहले कभी नहीं सुना कि लोग बीजेपी के बारे में कहते हो तुम तो इतनी बार चुनाव हार चुका, अटल बिहारी वाजपेयी, तुमको तो नेता विपक्ष होने का अधिकार नहीं है। रुको जरा, सब्र करो। मानक भाई, पता नहीं इतना जल्दी स्मृति लोप कैसे हो जाता है। स्मृति लोप हो गया है। 14 के पहले मुस्कुराते हुए सारे पत्रकार हम लोग क्या कहते थे? सत्ता की पार्टी है कांग्रेस, विपक्ष बड़ा अच्छा, विपक्ष में बहुत अच्छा भाजपा रहती है। पीट दिया, पटक दिया तो सुर बदल गए, तर्क बदल गए। यही कहते थे ना, अरे कांग्रेस को सत्ता चलाना आता, वो जानते हैं कैसे चुनाव जीता जाता है, वो रूलिंग पार्टी है। गठबंधन कर करके 272 वाले नंबर से बहुत पीछे चले गए, फिर भी क्या बढ़िया सोनिया जी ने मैनेजमेंट किया, कितना बढ़िया कांग्रेस देखिए बढ़ गई 2009 में। अरे भाई कुछ तो लोगों को सब याद रहता है। आजकल क्या बात करते करते जैसे मानक चैट जीपीटी करते हैं, सब चैट जीपीटी एआई सब कर लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सतीश जी, बात पूरी करिए। आप लोगों की चर्चा में ये भी सुना कि भैया युद्ध का क्या फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। हाँ। पता नहीं।
आज मैं दिल्ली लौटा हूं और पहला काम किया, चाय की दुकान पे गया। सर्वे हाँ, करने, सुन लीजिए। सर्वे करने जाते हैं ना। हाल चाल लेने तो हमें 5-6 बंगाली मिले, हाँ, समझे। सबने टिकट कटा लिया है इस बार वोट देने के लिए। है तो 23-29 को, लेकिन टिकट तो पहले ना लेना पड़ेगा। अब तो गैसों का 25 रोज पहले लेना पड़ रहा है। तो एक ने कहा कि एक तरफ मेरे तरफ तो हवा था थोड़ा सा मोदी दादा का, लेकिन ये जो गैस वाला हुआ उससे पूरा गड़बड़ हो गया। ये मैं उनकी बात बता रहा हूं। हम बोले कि यार तो वोट काय के लिए देने जा रहे हो? तो SIR हुआ ना, बड़ा मुश्किल से हमारा नाम आया। एक गांव का बताया कि इधर तो आया ही नहीं, अभी उसका जद्दोजहद चल रहा है। तो ऐसा नहीं। कितने लोग थे सतीश जी, कितने लोग थे ये? सब मिला के 4 थे भाई। 4 थे। अब हाँ, 4 लोगों में आपने, बंगाल की आबादी कितनी है? 7 करोड़ से ज्यादा वोटर है। वोटर कितने हैं? 6 करोड़ 44 लाख बचे हैं अभी। 4 लोगों से आप 6 करोड़ 44 लाख लोगों का मूड बता रहे हैं। अरे मैंने कहा कि भाई ने सर्वे कर दिया, ये आपको सूझ रहा है ना सर्वे। मैंने कहा कि एक दुकान पे बात सुनी जो आपके सामने रख रहा हूं, है कि नहीं? अच्छा, आपको ये कैसे पता सतीश जी, या कैसे अंदाजा लगा कि वो चारों मोदी के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं? नहीं, उसमें से एक मोदी का पक्ष वाला था, बोला। हाँ, वो बोला एक। अच्छा। बहुत दिन के बाद मैंने मोदी के पक्ष वाला एक वोटर मुझे मिला। हो सकता है हम बायस हो, और सच में मिला। कहिए तो मैं अभी आपसे 5 मिनट के अंदर लाइव करा दूं वहां से, इसी शो में। वो वाला नहीं है हवा पानी वाला, वो सर्वे किए, कुछ बताए, कुछ बुलवा दिया, कुछ निकल गया, कुछ सब फिर आके माफी मांग ली आंसू बहा के। फिर आप ये कई बार कह चुके हैं चमत्कारी नतीजे आते हैं, तो आज इस पर आप अपनी स्थिति स्पष्ट कर दीजिए। आप मानते हैं चुनाव में बेईमानी हो रही है? बोलिए। देखिए, आप ऐसा मत कहिए कि जो है चुनाव एकदम जिस तरह से साफ सुथरे होने चाहिए, जिसका कोई किसी का सस्पिशन न हो, उतना तो जरूर होना चाहिए। नहीं, बेईमानी बताइए, कौन सी बेईमानी हुई है बताइए। नहीं, हम उस पर नहीं जा रहे हैं भाई। मैं कोई पेटिशनर हूं पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन बात जो देखते हैं ना, ऐसे चुनावों में पहले कभी नहीं देखा भाई। अच्छा, ये कह रहा हूं, देखिए सतीश जी तो बंगाली भी नहीं है, लेकिन बिहारी हैं, और बिहार में भी एक चाय की दुकान पे कुछ लोगों सर्वे शायद किए थे, और उसके बाद क्या हाल हुआ समझिए। तो बुरा तो लगता है भाई, जब इतना साफ साफ मामला गड़बड़ा जाए, लगातार ही गड़बड़ाए, हर बार 1-2 बार अनुमान गड़बड़ाए तो ठीक है, तो बात है, तो बुरा तो लगता है। अरे यही तो बोल रहे हैं, लगातार गड़बड़ा रहा है, इसलिए हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर, इसीलिए तो शब्द डाल दिया चमत्कारी। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। तो अब उसमें क्या होता है, जब आप किसी चीज पर बार बार लोगों के सामने एक्सपोज होते जाएं, तो फिर उसको हाथ से बना देते हैं। और सतीश जी उस कला के महारथी व्यक्ति हैं, तो कुछ नहीं सोचता तो एक लाइन कहते चमत्कारी। दोस्तों, आज का ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये डिबेट पसंद आया होगा। तो आज के इस डिबेट के बारे में और आशुतोष के बारे में आप सभी का क्या राय है? आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को ये डिबेट अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आप सभी लोगों को ऐसी शानदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिवार के पास ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें। आप सभी लोगों से हम जल्दी मुलाकात करेंगे एक और शानदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय सीताराम।